बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि जो फैसल है बहुत ज़्यादा जब अमेरिका चले गए तो वहाँ बहुत सारी खबरें आती रहीं कि बहुत बड़े प्ले बॉय हो गए हैं ये हो गया है, इंजॉय कर रहे हैं ज़्यादा बहुत लाइफ। ये बात कहाँ तक सच है, क्योंकि उस ज़माने का जो प्रेस था वो इस किस्म की चीज़ें उछालता था आपके पास। बहुत छोटा था मैं, 13 साल की उम्र थी, मेरे जेब में पैसा नहीं था और इन सारी चीज़ों के लिए पैसा बहुत चाहिए। मुझे जूते भी लेने होते थे ना, वो फैमिली मुझे दिला देती थी। मैंने ज़िद की थी पैसों के लिए। बहुत छोटा था मैं, तकरीबन 10 साल का होऊंगा, तो मम्मी ने मना किया था। मैं अपने हिसाब से कह रहा था मुझे 50 रुपये दो, मुझे बोतल पीनी है, मेरे दोस्तों को भी बोतल पीनी है ना। तो मम्मी कहती थी नहीं दिया करो, ये बिगड़ जाएगा, गलत लाइन में पड़ जाएगा। मुझे आखिर में ईदी साहब ने बहुत चाहा, क्योंकि मैं अमेरिका छोड़ के आ गया। मैं चला गया था 1989 में, जब मेरी उम्र 13 साल थी। तो 13 साल की उम्र में अमेरिका भाग गए आप? नहीं भागा नहीं। नहीं, जबरदस्ती भागे हो। कौन बाप अपने बेटे को 13 साल की मतलब भागता तो मैं हैदराबाद जाता, लाहौर जाता। तालीमी निज़ाम है वो ब्रिटिश राज के दौरान हमें दिया गया था, जब हम गुलाम थे, ताकि हम गुलामी की ही ज़हनियत के लोग रहें और कभी भी तरक्की ना कर पाएँ। वही निज़ाम आज भी हमारी ब्यूरोक्रेसी हम पे थोप के बैठी हुई है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साजिद हसन और आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद हसन। मेरी बड़ी खुशकिस्मती इस बात पे है कि मैं इतना जिंदा रहा कि वालिद जो एक लेजेंड थे, उनके बेटे का आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि मैं इंटरव्यू करूंगा। तो ये बड़ा एक अजीब सा एहसास भी है मुझे, लेकिन साथ साथ खुशी है कि फैसल ईदी अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और ऐसे वालिद कि जिनको दुनिया मानती है। वैसे तो दुनिया में इस किस्म की मिसालें कम पाई जाती हैं जिस तरह की ईदी साहब हैं, तो किस तरह से उनको मुवाजना किया जाए, कैसे वो इंसान थे। लेकिन फैसल खुद अब ईदी साहब की जगह पे मौजूद हैं और उनकी सीट पे बैठे हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी वो एक सीट है जिसकी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं चाहूँगा कि फैसल से आपकी मुलाकात भी कराऊँ और उनके बारे में बहुत कुछ जो आपको नहीं मालूम वो भी उनसे पूछते हैं। फैसल, थैंक यू फॉर कमिंग टू स्टूडियो। मैं सबसे पहले तो आपके वालिद के हवाले से पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बारे में लोगों को कुछ पता नहीं होता। हमें तो ये पता है कि बहुत बड़े आदमी थे, दुनिया में ऐसी मिसालें कम पाई जाती हैं कि इतने खिदमत करने वाले स्पिरिट एक इंसान के अंदर मौजूद हो और आखिरी दम तक 88 की उम्र तक वो मुस्तकिल अनथक लगे रहे उन कामों में। कैसे वालिद थे वो? बहुत ही अच्छे वालिद थे। उन्होंने मुझे बहुत चाहा, सारे बच्चों को चाहा, बिल्कुल सादे, सिंपल, जो इनके दिल पे होता था इनकी ज़ुबान पे होता था। और मारपीट? मुनाफिकत नहीं, मारपीट कभी नहीं की। एक दफ़ा सिर्फ मैंने ज़िद की थी पैसों के लिए। बहुत छोटा था मैं, तकरीबन 10 साल का होऊंगा, तो मम्मी ने मना किया था। मैं ईदी साहब से कह रहा था मुझे 50 रुपये दो, मुझे बोतल पीनी है, मेरे दोस्तों को भी बोतल पीनी है ना। तो मम्मी कहती थी नहीं दिया करो, ये बिगड़ जाएगा, गलत लाइन में पड़ जाएगा। तो ईदी साहब के मैंने मना किया कि नहीं दूंगा। तो मैं थोड़ी सी ज़िद करता रहा, नहीं मुझे दो, मेरे सारे दोस्त और मेरे कज़न्स वगैरह आए हुए हैं, हम सब जो है ना बोतल पियेंगे, खाना पीना खाएंगे। नहीं दिया और मैंने ज़िद की, तो वो जो लाठी होती है ना, वो उठा के मुझे थोड़ी सी पाँव में मारी। तो वो मुझे ऐसा भारी, दैट्स इट। और वो मुझे इतना भारी लगा कि ईदी साहब ने मुझे मारा। वो कई हफ्तों तक मैं सोचता रहा ईदी साहब ने मुझे मारा, हालांकि मैं हल्की सी मारी थी। लेकिन मुझे आखिर में ईदी साहब ने बहुत चाहा, क्योंकि मैं अमेरिका छोड़ के आ गया। मैं चला गया था 1989 में, जब मेरी उम्र 13 साल थी। तो 13 साल की उम्र में अमेरिका भाग गए आप? नहीं भागा नहीं। नहीं, जबरदस्ती भागे हो। कौन बाप अपने बेटे को 13 साल की मतलब भागता तो मैं हैदराबाद जाता, लाहौर जाता। मम्मी ने लड़के उनको भेजा था, क्योंकि कराची के हालात बहुत ख़राब थे और ईदी साहब के बयानात जो हैं वो सियासी होते थे और मुखालफत में होते थे। तो वो मम्मी डरती थी कि आपकी लड़ाइयों की, सियासी मुखालफत की वजह से इसको कोई मार देगा, क्योंकि उस वक्त किलिंग्स बहुत थी कराची में। अच्छा, ईदी साहब एज अ फादर बहुत टाइम गुजारते थे आप लोगों के साथ कि नहीं? ईदी साहब का घर ही नहीं था ना, ईदी साहब तो सेंटर में ही रहे सारी ज़िंदगी, और एक घर था मम्मी का, तो वो अभी भी खाली आपको है। अब्बा से हफ्ते में दो मुलाकात होती थी कभी कभी? वो इसी तरह यानी कि अजनबी सा बाप था। जुम्मे वाले दिन, जो छुट्टी वाला दिन होता था उन ज़माने में, तो उस वक्त मुलाकात होती। जुम्मे वाले दिन ईदी साहब दोपहर का खाना खाने कभी कभार आते थे। कभी कभार? हाँ, वो भी हर दफा? हर तो बार। एक एब्सेंटी बाप थे वो। मतलब ये कि हमारी मोहब्बत उनसे इतनी थी कि कभी हमने ये फील ही नहीं किया
कि वो हमसे लेकिन अब दूर तो हैं। होता होगा यार, बाप चले जाने के बाद मुझे अपने वालिद के बारे में इतना शिद्दत से एहसास रहता है। अब जब मेरा बेटा मेरे साथ टाइम नहीं गुजारता नहीं, जब तो ईदी मुझे साहब लगता है बीमार मैंने थे, भी नहीं गुजारा अपने हाँ, वालिद के साथ। बीमार जब ईदी साहब थे तो एक अंडरस्टूड है वो कि जाना था उनको, हमसे बर्दाश्त नहीं, मेरे मेरे से तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था कि इनके बगैर हम कैसे इतना बड़ा सेटअप चलाएंगे, काम करेंगे। जिन थे वो, एक हाँ, इनका जिन थे। बीमार भी थे, इनका आखिर में डिमेंशिया भी हुआ, इसके बावजूद भी उनका सिर्फ बैठे रहना हमारे लिए जो है ना बड़ी बाइस बात। हिम्मत था। बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि जब फैसल है बहुत ज़्यादा, जब अमेरिका चले गए तो वहाँ बहुत सारी खबरें आती रहीं कि बहुत बड़े प्ले बॉय हो गए हैं, ये हो गया है, इंजॉय कर रहे हैं ज़्यादा बहुत लाइफ। ये बात कहाँ तक सच है? क्योंकि उस ज़माने का जो प्रेस था वो इस किस्म की चीज़ें उछालता था आपके बारे में। नहीं नहीं नहीं, बहुत छोटा था मैं, 13 साल की उम्र थी, मेरे जेब में पैसा नहीं था, और इन सारी चीज़ों के लिए पैसा बहुत चाहिए। मुझे जूते भी लेने होते थे ना, वो फैमिली मुझे दिला देती थी। मेरे कपड़े जो मैं पाकिस्तान से ले गया था वो तंग हो गए थे। यार ये आपने बड़ा अजीब सा आपने रिमार्क, लिवाइस, खवातीन के बारे में आप क्या कह रहे हैं फैसल? ये कोई अच्छी मतलब बात वो नहीं मैं है। वो एक माहौल आप की क्या बात कह रहे कर हैं रहा कि हूँ। खवातीन सिर्फ पैसे दे के वो मर्दों के पास जाए? ये अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम में ये एक थोड़ी सी खामी है। क्या? वहाँ पे स्कूलिंग के अंदर जो है घर के कपड़े पहन के जाते हैं ना स्कूल तो में, ये गलत है। यूनिफॉर्म होना चाहिए आपके ख्याल यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि हर स्टूडेंट इक्वल हो। में? अब और ये फायदा उसमें आप ये इसका कह रहे हैं कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है अब कि एक अच्छा सा किसी ने पहना हुआ जैसे ये हमें होता था। नहीं, मैं आपको, हाँ, हमारे पास एक डिस फ्लीट बूट भी नहीं होता था और एक बच्चा पहन के आता था बाहर यूएस का कपड़ा। मैं उनको देख के मुझे बड़ा हाँ, नहीं, अफसोस। बिल्कुल ये फीलिंग्स आती हैं, और अमेरिका के अंदर आए दिन आप वाक़यात सुनते हैं कि एक स्टूडेंट ने अपने को स्टूडेंट्स को मार दिया, कभी 13 ये मार तो दिया, अब कभी होने 20। लगी हैं, तो नहीं अब नहीं, ये पिछले शूटिंग होने 25-30 लगी है सालों से स्कूल मैं में। देखता रहा हूँ, 25-30 सालों से ही हो अच्छा रहा है। पीछे और इसकी वजह यही है, गरीब स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके पास अच्छे ना कपड़े होते हैं, ना अच्छे जूते होते हैं, ना अच्छे उनके पास रख रखाव होता है, ना जेब में पैसा होता है, तो वो क्या होता है कि वो सब आइसोलेट हो जाते हैं और वो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन लगता नहीं था कि फैसल आप अमेरिका चले गए तो वहां जाके सेटल, लोग तो ये समझते सेटल हो गया है, अमेरिका से क्यों वापस आएगा भैया? नहीं, मेरा दिल ही अमेरिका से क्या लोग यहाँ बैंकॉक से वापस नहीं आते? ये तो आपकी क्यों, क्या हुआ? नहीं, मेरा ईदी साहब से हमेशा से दिल जुड़ा हुआ था। मैं वहाँ पे वहाँ की एम्बुलेंसें देखता, चीज़ें देखता, सिस्टम देखता, वहाँ की स्कूलिंग का सिस्टम देखा मैंने, मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ का मैं 7 क्लास में था जब मैं गया, और जब मैं अमेरिका गया तो वहाँ की स्कूलिंग में जब मुझे दाखिला उन्होंने 6, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी तो 6ठी क्लास में उन्होंने डाला। फिर 6ठी से स्किप करके उन्होंने, मतलब 6ठी जब पास हुई तो एक क्लास स्किप की और 8वीं में डाला इन्होंने। उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। इनका जैसे हमारे यहाँ जो है वो 5-5, 6-6 सफ़ों के सब जवाब जो है वो हमें रट्टे के लिए दे दिए जाते हैं। ये बच्चों के साथ जुल्म है, इस तरह का कोई निज़ाम वहाँ नहीं है। वहाँ पे बहुत एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। जब मैं वहाँ की 6ठी क्लास में गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान की दूसरी क्लास में मैं बैठा हूँ। बच्चों के ऊपर बर्डन बिल्कुल नहीं डाला जाता और इतना इजी पढ़ाया जाता है, जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है उसको वो मौके दिए जाते हैं, उनकी कमज़ोरियों को महसूस किया जाता है। हर बच्चा थोड़ी है कि इसकी जो है वो मेमोरी बहुत, एप्टीट्यूड वैसा हो एक खास किस्म मेमोरी हर बच्चे की। पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है वो ब्रिटिश राज के दौरान हमें दिया गया था जब हम ग़ुलाम थे, ताकि हम ग़ुलामी की ही ज़हनियत के लोग रहें और कभी भी तरक्की ना कर पाएँ। वही निज़ाम आज भी हमारी ब्यूरोक्रेसी हम पे थोप पे बैठी हुई है। कुछ ऐसे फ़लसफ़े, ऐसी चीज़ें तो होंगी जो आपके वालिद ने आपसे शेयर की हैं, तभी तो आप उनकी इस इंतहाई कॉवेटेड सीट पे बैठे हो। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये ईदी साहब वाली ही बातें हैं सारी। हम आपस में डिस्कशन करते थे सरमायादारी निज़ाम के ऊपर, दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम के ऊपर, अमीर गरीब का इतना फ़र्क है, ये क्यों है, ये सारी बातें हमारी होती थी और मैं इसमें बहुत इंटरेस्ट लेता था और ईदी साहब को भी बहुत अच्छी लगती थी, मतलब ये बातें करना। ईदी साहब को किन से डर था? किन, वो तो ईदी उससे साहब को नहीं डर था, ईदी साहब नहीं, मम्मी नहीं, लड़ती थी। हाँ, लेकिन वो किन चीज़ों से डरती थी कि ये क्यों आपके ऊपर आ जाएगा, औलाद पे कैसे आ जाएगी? कहीं ना कहीं तो थ्रेट थी ना। ईदी साहब जो है वो सियासी तौर पे जागीरदारी निज़ाम के और सरमायादारी निज़ाम के ख़िलाफ़ थे। ईदी साहब ने जिस सिस्टम को रखा उसमें आप देखें बच्चे जो जो अनवांटेड चाइल्ड, उसके लिए आपके पास एक जगह है, नादार बच्चों के लिए, बेवाओं के लिए, बूढ़ों के लिए, तो ये तादाद बढ़ रही है कि कम होती जा रही है? आपको खुशी इस बात पे है कि अब उतने ज़्यादा केसेस नहीं, अनवांटेड चिल्ड्रन के नहीं आते? पाकिस्तान की आबादी हर 20 साल में डबल हो जाती है। ये सबसे बड़ा हमारे लिए सोचने का मकाम है। इस तरीके से वसाइल उतने ही हैं हमारे पास ज़रख़ेज़ ज़मीन उतनी ही है, लेकिन आबादी जब डबल होती है तो आपकी खुराक डबल,
आपके आपके घर जो है वो आपको डबल चाहिए, जो कि पाकिस्तान की पुरानी जो मौजूदा आबादी थी उसके तक पक्के घर नहीं हैं। ये सारे, एक तो आबादी को आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है अपने अपने अपनी जो आबादी को खुशहाली देने के लिए। दूसरा, अपने इदारों को मजबूत करें। कोई भी यहाँ पे इदारों को मजबूत नहीं करता। यहाँ पे जितने भी मैं कराची की मिसाल लूँ, कराची को जो है वो वफाकी हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने जो है वो एक प्रोजेक्ट दिया 30 अरब रुपए का, ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के नाम से। बिल्कुल 300 बसें 30 अरब रुपए में, ये मजाक है। अगर उन्होंने हमें ट्रांसपोर्ट देना था, हमें सीधी सीधी 6000 बसें 30 अरब रुपए में आती, 25-30 हज़ार हमारे पास जो है वो रोज़गार क्रिएट होता, और ये वो रोज़गार होता जो कि अपनी अपनी आमदनी का ज़रिया खुद ही वो जो है वो प्रोड्यूस करता। हमारे सियासतदान जो है वो पुल सड़कें बनाने के ख्वाहिशमंद है, उनको बहुत मज़ा आता है इनमें। सिंपल से ज़्यादा पैसा, कमीशन ज़्यादा है इसमें, सारी चीज़ें। हमारे जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें रोज़गार नहीं देते। अगर ये ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स दें जो कि रोज़गार भी दें, तो हमारे यहाँ डकैतियाँ, ये जो स्ट्रीट क्राइम है, सोसाइटी के अंदर जो बेरोज़गारी है, गुर्बत है, ये सारी चीज़ों में जो है वो बेहतरी आएगी, उसमें कमी आएगी। ये तो आप शुरू से, आपके वालिद भी इसी किस्म की बातें किया करते थे। मेरी अब मैं तो काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ आपकी और आपके वालिद की बातें सुनते थे पहले, अब आपकी सुन रहे। कोई तब्दीली नहीं है यार। फैसल क्या बात करे, पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की कर ली है यार, पाकिस्तान आगे चला गया है यार बहुत। कहाँ तरक्की की है यहाँ पे? हैं? गुर्बत, भूख, इफलास आप देखें। कोई नहीं ऐसी फैसल साहब की इफलास, वो कोई ऐसी बात नहीं है। खवतीन साहब छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा। क्या करेंगे कहीं जाके, यही बात हो रही है असली। वेलकम बैक खवतीन हज़रात, आप देख रहे हैं ज़िंदगी विद साजिद हसन, और मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि फैसल ईदी साहब मौजूद हैं यहाँ। तो फैसल एक तरफ तो मजाक मैं करता रहूँगा, वो तो आपको पता ही है कि मेरी आदत है, क्योंकि मेरी जो एक फ़लसफ़ी है बहुत बड़ी, शैरन स्टोन, वो कहा करती थी कुछ लम्हे ऐसे आते हैं कि या तो आप उन चीज़ों पे हंस पड़े या आप खुदकुशी कर लें। पहले तो आप ईदी साहब को एज अ फादर देखते थे दूर से, बहुत ही मसरूफ़ बाप। अब आप उसी जगह पे बैठे हैं, उसी सीट पे। तो वो जो पहले हकीकतें आपको मालूम नहीं थी फैसल मियाँ, अब मालूम है। आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी चलना पड़ता है आपको, या यकीनन आपकी मूवमेंट से लेके हर चीज़। अगर आप बताएं मुझे इस वक्त पाकिस्तान के लोगों को कि हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है? हमारा माशरा इंतशार की तरफ जा रहा है। अगर इसको संभाला ना गया ना, तो हम बहुत बड़ी, हमारी आने वाली नस्लें, हमारी अपनी ज़िंदगियों की मौजूदगी में, हमारी अपनी, हाँ, इतना करीबी हम बहुत ही जो है वो बड़ी कौन कीमतें फैला रहा है ये इंतशार? हमारी जो है वो करप्शन फैला रही है। हम माशी तौर पे भी करप्ट हैं, हम अखलाकी तौर पे भी करप्ट हैं। हम अब देखें, आपके हर शहर के अंदर बच्चों की लाशें मिल रही हैं ज़्यादतियों के बाद। ये तशद्दुद का नतीजा है। आपके स्कूलों में तशद्दुद जो हो रहा है, आपके मदरसों में जो तशद्दुद हो रहा है, आप अपने लोगों को बताते हैं आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं तशद्दुद के ज़रिए ही हासिल करें। ये जो आप मुझे अभी बच्चों की बात बता रहे हैं कि आप यकीन मानेंगे, मैंने खुद इसका एक्सपीरियंस हासिल किया है। मैं यहाँ के स्कूलों में जाता रहा हूँ, खारदर की स्कूलों में हमें बहुत मारा जाता था, पीटा जाता था। जब मैं अमेरिका गया तो मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं किसी स्कूल में ही नहीं आया, किसी तफरीह पे आया हूँ। मुझे बहुत हैरत हो रही है और मैं बड़ा खून के आंसू रो रहा हूँ इस वक्त कि आप मुझे बता रहे हैं कि अभी तक की प्रैक्टिसेस मौजूद हैं। मौजूद हैं, इसके लिए मूवमेंट यार ये चलाने तो की खत्म ज़रूरत हो है। जानी चाहिए, बहुत पुराना अरसा। लोग क्या सोचेंगे पाकिस्तान के बारे में? फैसल हम जदीद उस तरीक़ों पे जा ही नहीं रहे। हमारा तालीमी निसाब भी जो है वो बच्चों पे बर्डन है। इतना बर्डन नहीं होना चाहिए, बहुत ईज़ी होना चाहिए। वो अब इस निज़ाम के साथ जो इंतशार में, इसमें जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, उसका कुछ हिस्सा देखते हैं आप? हमारे यहाँ हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है ना, वो अवाम दोस्त नहीं है। अवाम दोस्त नहीं क्या है। बात कर रहे हैं? हमारी जो ब्यूरोक्रेसी भी है ना, वो भी यानी कि अवाम आप दोस्त कह रहे नहीं हैं कि है। जो हमारे सियासी नुमाइंदे हैं, जिनको हमारे कीमती वोटों से एक जगह पे बिठाया जाता है, वो अवाम दोस्त नहीं है। हमारी ब्यूरोक्रेसी भी अवाम दोस्त नहीं है, मैं भी बताता हूँ आपको। इनके इतनी दौलत है बाहर अकाउंटों में। हैं? हाँ। यार फैसल साहब, ये आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग भी करने लग गए हैं। नहीं, लेकिन आपको पता है आती हैं। खबरें कहाँ से आती हैं, वो खबरें ऑथेंटिक अखबारों कैसे? में आती हैं, सब आती हैं। एक दूसरे को, जब एक दूसरे के पीछे पड़ते हैं तो सब बताते हैं ये। जब लड़ते हैं ना हमारी पॉलिटिकल एलीट, तो आपका ये ताल्लुक रहता है इन लोगों से? पीडीएम लड़ती है ना इनसे, अखबारों के ज़रिए रहता है ना, अखबारों में, टीवी में, इनके बयानात में देखता हूँ, सुनता हूँ। मैं सुनता था, एक बार ईदी साहब से मेरी बात होती थी जब मैंने इंटरव्यू कभी कभी, बहुत भी मुलाकात भी, उनको तंग करते थे तो वो पीछे से डंडा करके, मैंने नहीं मैं करना, छोड़ के चला जाऊँगा मुल्क। है ना, वो कई दफ़ा उन्होंने। तो आपके साथ तो ऐसा होने वाला, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी? नहीं, अभी तो मैं एक्सपोज ही नहीं हुआ इतना।
एक्सपोज तो काफी हो, आप कोरोना से एक्सपोज हो गए, इमरान खान को आपने, अरे वो तो हमारे ठीक है, प्राइम लेकिन मिनिस्टर को एक्सपोज कर मेरी दिया आपने। थॉट्स जो है उसका एक्सपोजर लोगों को ये नहीं है, इनको नहीं है। अभी पहली दफ़ा हम इतनी पॉलिटिकल एलीट के खिलाफ बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ये परेशान कुन है बात कि एक तो आम आदमी हम जैसा कहता है ये जी खराब है वो खराब", एक आप कह रहे हैं, क्योंकि आपका काम तो इंसानियत से है। साथ साथ बेतहाशा और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, किस किस को दें। अब तो ये एक तरह का एक कारोबार भी है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में, हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है एजुकेशन पे। आपके यहाँ लंगर बिठा के खिलाए जा रहे हैं अरबों रुपए के। आप लंगर ठीक है खिलाएं, लेकिन बकरा खिलाने की क्या ज़रूरत है? तो करेगा क्या वो आगे दाल जाके? खिला दो यार। वो पैसा जो आप बकरे पे खर्च कर रहे हो, उसकी एजुकेशन पे खर्च करो, उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग पे खर्च करो, उसके बच्चे को तालीम दो, ताकि वो सारी ज़िंदगी ऐसे हाथ फैला के ना बैठे तो रहें। ये फैसले कहाँ हो रहे हैं और हमें पता नहीं चल रहा। भैया हमारे लोग जो हैं वो सारा पैसा गलत इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी जो पॉलिटिकल एलीट तो चलो ऐसी है, हमारी जो सरमायादार है ना, उनकी भी जो सोच और मेंटालिटी है ना, वो बहुत ही कदामत परस्त है। वो तब्दीली चाहते ही नहीं है। उनको फायदा हो रहा है, क्यों तब्दीली चाहेंगे, एक चीज फायदा बदल नहीं रही है, है। इनके गले आ जाएगा। 1970 में जो है 71-72 के अंदर ये अपनी फैक्ट्रियों में नहीं घुस सके नहीं थे। नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं होने वाला फैसल। तुम जैसे लोग डराते रहे, हम डरते वरते कोई नहीं, हम और दबाएंगे। नेशनलिज्म पैसा जिसके पास है उसके पास सब कुछ है, वो ही शरीफ देखें, है। अमीर और गरीब में जितना फ़र्क होगा ना, आवाम सोसाइटी के अंदर उतनी ही बेचैनी होगी और इंतशार होगा। किस तरह का भी कोविड, अब आप कोविड पे आ जाए, क्योंकि ये आप और हम इससे शदीद परेशान हैं, इसके बावजूद के फिर लोग कह रहे हैं कि हमें बहुत प्रिकॉशन लेना चाहिए। कोई नहीं ले रहा एहतियात, कुछ नहीं हो रहा। इस बार मैं बाहर निकलता हूँ, आपने मास्क पहना हुआ भी है, तब भी अगला हाथ मिला के गले मिल के मिलना चाहता है। अभी तक वो सीरियसनेस नहीं है। दूसरे जो टेस्ट हो रहे हैं, आप ज्यादा बताएंगे मुझे। मेरी इत्तला के मुताबिक तो कोई टेस्ट ऐसा ऑथेंटिक है ही नहीं जिसको कहा जा सके कि इससे पता चलेगा। पीसीआर का जो टेस्ट है वो ऑथेंटिक है, लेकिन उसमें भी 30% जो है वो रिजल्ट नेगेटिव आता है, मतलब डिटेक्ट नहीं ये होता। आपको पता है यहाँ कितना फायदा उठाते हैं। इस बार मैंने सुना जिसका अस्पताल था, जिसके पास मास्क के पैसे थे, मैंने भी कोशिश की मास्क इंपोर्ट करवाने की, यकीन करे। मैं तो क्योंकि कारोबारी हूँ नहीं, लेकिन मास्क में बड़ा पैसा था। और जिसके पास मास्क मैन्युफैक्चरिंग, वो तो बड़े फायदे में। हेल्थ के बारे में आप बताएं ना कि क्या है। जब 2005 में जलजला आया था ना, तो 20 रुपए मीटर का कफन जो है वो 200 रुपए में बिक रहा था। वाह वाह, हमारे ताजिर ये जो कारोबारी है, लोग बड़े कमाल होते हैं, ये मानना पड़ेगा। हमारे ताजिर जो है वो मौका परस्त हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं लोगों की मजबूरियों का। ये निज़ाम आज से तो नहीं खराब हुआ ना फैसल, ये तो ब्रिटिश दौर का है ना, ये नहीं, वही तो ये चीज़ें ब्रिटिश हैं। दौर में ही बीच में ऐसी सी डेमोक्रेसी आई, लोग आए, नवाज शरीफ साहब आए, मोहतरमा शहीद आई, सब कुछ हुआ, लेकिन निज़ाम वही रहा। आप ये कह रहे हैं, एक देले की तब्दीली नहीं आई। ये सारे लोग इनकलाबी तो नहीं थे ना, ये सारे लोग नहीं कहते तो थे इनकलाबी थे। इस्लाह पसंद थे। इन्होंने समाज के अंदर इस्लाह लाने की कोशिश की, लेकिन देखो सब मारे गए। अच्छा, क्योंकि बिल्किस आपा आपकी जो वालिदा है, उनसे मैं बड़ा पुराना मेरा शर्फ है कि मैं उनको मिलता भी रहा, इंटरव्यूज़ भी किए। उनका बड़े मेरे ऊपर मैं उनका शदीद फ़ैन हूँ। मैं समझता हूँ कि ईदी साहब के इन सारे कामों में 80% उनका हाथ है। हाँ, उनकी मदद के बगैर ईदी साहब कभी भी कामयाब ना होते हैं, क्योंकि ईदी साहब बिल्कुल सादा लो इंसान थे। उनके खिलाफ जो साजिशें हुई तो आप ये कह रहे उसमें, अम्मा तेज़ थी? नहीं अम्मा को पता था कि नहीं साजिशों को अम्मा भी कैसे। सीधी थी। वो दोनों सादे लोग हैं। जो साजिशें हुई थी इनको लड़वाने के लिए, इनको तोड़ने के लिए, शुरू में मम्मी ने उन साजिशों में का शिकार हुई, फिर बाद में समझ आई कि कुछ और ही मसला है, तो फिर उन्होंने स्टेप्स उठाए और ईदी साहब का फुल साथ दिया। अरे बिल्किस साहबा की तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और जिस तरह का काम और साथ किया इन्होंने, ये जो अब अलग हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने उसको दिल पे मम्मी लिया। को बहुत ही जो है वो उसका भारी लगा है, और उनकी अलहदगी जो है वो कभी उनको बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत काम किया है और आज भी काम कर रही हैं। हालांकि अच्छा, उनकी आज भी सेहत, काम कर रही हैं? हाँ उनकी सेहत जो है वो हालांकि बहुत ही कमज़ोर हो गई हैं, और डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम के लिए कहा है। इसके बावजूद भी वो काम करती हैं। बिल्किस साहब, आप नज़र कम आती हैं, अब नज़र नहीं आती हैं। कमज़ोर बहुत हो गई हैं और चल फिर कम सकती हैं ना। मैं आपको बताऊं, आपके जो है वो आमिर ने जब मुझे फ़ोन किया, बहुत मुश्किल से उन्होंने मेरे से रब्ता किया। काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज आ रहा था, मैं उनको बिल्कुल, जवाब नहीं दे बड़ा। रहा था। तो उन्होंने जब रब्ता किया तो उन्होंने कहा साजिद हसन इंटरव्यू लेंगे ना। तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, तो वहाँ पे मेरी खाला बैठी हुई थी ज़ीनत। तो मैंने कहा आंटी मम्मी से पूछो साजिद हसन मेरा इंटरव्यू लेना चाहता है, दूं कि नहीं दूं। तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि साजिद हाँ हाँ बिल्कुल, साजिद हसन अच्छे इंसान हैं। So sweet of her, so sweet.
बिल्कि साहब थैंक यू वेरी मच, दिखा देना उन्हें कि मैंने शुक्रिया किया पूरी कौम के सामने, और पूरी कौम को शुक्रिया बिल्कुल अदा करना चाहिए ऐसे लोगों का। जी खवातीन, एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। आप देखते रहिए जिंदगी विद साजिद हसन। प्रेजेंट गवर्नमेंट, आप नहीं समझते कि एक ऐसी पॉजिटिव चेंज आई है और ला रही है जिसमें जिन जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, सिस्टम्स को बढ़ाने का आप कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस और हमारी इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना चाहिए, वो कर रहे हैं अब? प्रेजेंट गवर्नमेंट कोशिश तो बहुत कर रही है लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही है। इसको टाइम लगेगा और इसको अपने इर्द गिर्द जो बैठे हुए लोग हैं वो भी तो सरमायादार हैं, वो भी जागीरदार हैं। वो अपने तोते सीधे कर रहे हैं, वो अपनी जेबें भर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। इमरान खान की अपनी जो है वो अगर सोच अच्छी है तो इसको अपने इर्द गिर्द के लोगों को अच्छे लोगों को लाना पड़ेगा। सिवाय इक़्तिदार हासिल करना जो है, तब्दीली लाने का वो नहीं होता। आपके साथ टीम ऐसी होनी चाहिए जो कि आवाम को चीज़ें दे सके, आपके इदारों को तरक्की दे सके। नहीं तो कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है, बहुत बेतहाशा कंस्ट्रक्शन होगी। कंस्ट्रक्शन अच्छी चीज़ है लेकिन मेड इन पाकिस्तान की पॉलिसी जब तक आप नहीं अपनाएंगे, आप सारी चीज़ें बाहर की बंद करें। आपको पाकिस्तान में ही सारी चीज़ें बनानी चाहिए ताकि ये लोगों को रोज़गार मिले और यहीं पे रहें और अपने मुल्क से मोहब्बत करें। हर आदमी आपका मुल्क से बाहर भागना चाहता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो मजदूर हो। तो आपका नहीं ख्याल कि जो कंस्ट्रक्शन के लिए इन्होंने खोल दिया? कंस्ट्रक्शन, देखें, कंस्ट्रक्शन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लोकल रिसोर्सेज लगते हैं। आपको ऐसा करना होगा कि आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज है, आपके पास जो दौलत है पाकिस्तान की, वो बाहर ना जाए। ये जापान है, चाइना है, ये सारी दुनिया, सारी आपकी दौलत बाहर चली जाती है। आप इंपोर्ट पे पाबंदी लगाएं, सारी चीज़ें यहीं बननी चाहिए। हमारी एक दौलत बाहर गई भी ना, नवाज शरीफ, वापस लाएंगे आप उन्हें? यार आप हंस रहे हैं, इतनी बड़ी दौलत है, ऐसी दौलत है, कमाल। किसने दौलत नहीं कमाई है? आप सिर्फ एक ही को टारगेट करें, गलत है। नहीं, मैं तो नहीं करना चाहता, मैं तो किसी को भी टारगेट, मैं तो अब खुद टारगेट हूँ। देखिए मेरे सर पे एक टारगेट बना था, उसके बाद मैं खुद टारगेट हूँ। लेकिन मैं तो आपसे सीखना चाह रहा था, मेरे भी बाल कुछ आ जाए, लेकिन आपका अंजाम देख के मैं भी डर गया। आपने तो दूसरी शादी का मूड नहीं है, सोच लो यार अभी। नहीं भाई, शादी वादी। इमरान खान भी यही कहा करते थे, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा, फिर पॉलिटिक्स में ऐसे आए हैं। शादी वादी, एदी साहब कहते थे कि मतलब आपका कोई जैसे बदला लेना हो ना, जैसे इंतकाम लेना हो आपको, उसकी दूसरी शादी उसकी या तो दूसरी शादी करा दो या पुरानी गाड़ी दिला दो। वो फारिग ही नहीं होगा कि आपसे वो लड़ सके। आपका दुश्मन का अगर कोई हो तो वो फारिग ही नहीं होगा, ना दूसरी बीवी से फारिग होगा, ना ही जो है वो पुरानी गाड़ी से फारिग होगा। बी का कितना आपके साथ कंट्रीब्यूशन है? का बहुत अच्छा है, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। और आप भी एब्सेंट रहते होंगे अब अब्बा की तरह? नहीं, मैं घर में ईदी की तरह आप भी अपने वालिद को के नक्शे कदम पे क्योंकि चल रहे हैं, तो आपके बच्चों को आपसे मुलाकात कम ही होती होगी मुझे लगता है। नहीं, मुलाकातें होती हैं, मैं टाइम देता हूँ। और कितने हफ्ते में कितनी दफा? सच बता। नहीं देता हूँ, डेली बुनियादों पर टाइम देता हूँ। डेली बुनियादों पे? काम के हवाले से मेरी वाइफ मेरे साथ काम करती हैं मुख्तलिफ सेंटर्स के अंदर। मेरा बेटा जो है वो भी मेरे साथ काम करता है, तो मुलाकातें होती रहती हैं काम पे। बिल्कुल ही। क्या फ्रस्ट्रेशंस हैं इस वक्त आपको, अगर मैं पूछूं, फैसल के अब्बा के मिशन को आगे बढ़ाने में? इस वक्त बीच में तो पता चला आपको डोनेशंस, क्योंकि आप आ गए तो डोनेशंस कम हुई, जो मैं समझता हूँ कि बहुत गलत बात है। अगर आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ईदी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको अगर आप डोनेशन नहीं दे रहे तो बड़े शर्म की बात है। इतनी ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मैंने सुना बीच में कि जब आप आए तो कुछ डोनेशंस कम हो गए, कुछ ये हो गया, क्या क्या मसले बहुत सारे हैं, लेकिन आवाम ने हमारा साथ दिया भी है। ऐसा नहीं है कि जो है वो आवाम ने हमारा साथ नहीं दिया। ईदी साहब की ज़िंदगी में भी दिया, ईदी साहब के मरने के बाद, क्योंकि ये जो है वो इंडिविजुअल वो था ना, शख्सियत पे ये इदारा था, तो वो हमें थोड़ा सा सेटबैक तो मिलना था और सेटबैक मिला। इसके बाद भी अल्लाह का शुक्र है, हम किसी भी हमारा कोई प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ, हमारे प्रोजेक्ट्स बढ़े हैं आगे। और ये कोविड आया, हमने पूरी दुनिया के अंदर हमने लोगों की मदद की है। पाकिस्तान वाहिद, मेरे ख्याल से हमारी वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में जिन्होंने चाइना को, ईरान को, इटली को, इंग्लैंड को और 2-3 और ममालिक हैं, उन सबको हमने मदद की है। और हमें फ़ख्र है, हम ये पाकिस्तानी खालिस ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया की सारी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पाकिस्तान की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस फ़ॉरेन फंडिंग पे चलती हैं, हम सिर्फ पाकिस्तानी लोगों की चंदों पे चलते हैं। और ये फ़ख्र की बात है, ये एक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कुछ कमी नहीं आई, आप ये कह रहे हैं? बड़ा कमी आई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मतलब आप बड़े उम्मीद है अभी भी? अल्लाह का शुक्र है, निकल आएगा हमारा काम। वैसे कहीं ना कहीं आपको देखे, ईदी साहब तो बिल्कुल नहीं घुसे सियासत में, उन्होंने हालांकि सियासतदानों नहीं, ईदी साहब ने इलेक्शन लड़े, 2 इलेक्शन लड़े। 1974 में बाई इलेक्शन लड़ा है।
फिर उसमें क्या हुआ? हार गए, लेकिन जैसे मैं हारा। हाँ 97 हार, में हाँ। हार गए। इससे पहले जो है वो छोटे इलेक्शंस लड़ते रहे, उसमें वो जीते हैं एक दो तो इलेक्शंस। आपकी कोई इस तरफ कमान यार, ये जो बातें ये आप कर रहे हैं वो तो सिर्फ सियासत में घुस के ही की जा सकती हैं, ठीक। बाहर से तो ही नहीं हो सकता, पार्लियामेंट की जगह कुछ और तो सिस्टम आएगा नहीं। पता नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आती इस पाकिस्तान में सियासत के ज़रिए किस तरह तब्दीली लाई जा सकती, मुझे समझ नहीं आता। कोई यहाँ पे तो ज़रूरत तो रेवोल्यूशन की है, लेकिन रेवोल्यूशन अरे का आ फायदा गई नहीं है। इमरान खान इज रेवोल्यूशन, आपकी नज़रों में होगा। कि वो जो आपको और हमें उम्मीद थी तब्दीली की, तब्दीली आए, वो आ गई है। सारे वही तो लोग हैं जो इनके साथ होते थे, नून लीग के साथ, पीपल्स तो पार्टी के क्या हो साथ। गया यार, मगर अब वो लोग अच्छे हैं। अच्छे कैसे हो गए हैं? अजय ये जो चले गए दौर चला गया, इसमें अब हमारे एक प्राइम मिनिस्टर बाहर जाके हमारी इंस्टीट्यूशंस के साथ बड़ी अजीब सी खिलवाड़ कर रहे हैं, कैसे देखते हैं ये अब आप? तो कमज़ोरियाँ हैं हमारे यहाँ, उसको मिल बैठ के जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि कोई फ़ायदा ना उठाए इसका। पूरी दुनिया में बल्कि यह शोर उठता है कि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारी एनजीओज ऐसी हैं, इंडिया में भी, इनफैक्ट ऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जहाँ जहाँ एनजीओज हैं, कि उसमें से अगर लेट से 2 एनजीओज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो जो 98 हैं वो बहुत गलत काम भी कर रही हैं, कि जो उनका नहीं काम है वो भी कर रहे हैं। आपको भी कंपटीशन है, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर की अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वो भी चंदे पे जिंदा है, आप भी। क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, उसको ठीक कैसे किया जाए? देखिए, फ़ौरन बहुत सारी एनजीओज़ ऐसी हैं जिनको फंडिंग मिलती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं उजागर करने पे, जिससे पाकिस्तान की बदनामी होती है दुनिया भर में। तो उन एनजीओज़ को थोड़ा-सा अपने कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और उन्हें भी जो है वो देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की बदनामी जिसमें होती हो, उसको कम उजागर करें, कम उछालें, ताकि जो है वो मसले यहाँ पे मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स के, आप इसको दूसरे तरीक़ों से भी हल कर सकते हैं। आप दूसरे तरीक़ों से भी जो है वो इन मसाइल को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान को बदनाम करके करें। जो कि हो रहा है हो रहा है, ये गलत है और नहीं होना इनएडवर्टेंटली, चाहिए। किसी ना किसी तरह से दुनिया में हमारा कहीं ना कहीं मजाक इसलिए उड़ाया जा ये रहा FATF जो है, है, FATF। वहाँ पे भी ये सारे इश्यूज़ हैं, जो कि इन एनजीओज़ और उस इन पे भी बड़े लोगों की वजह। बहस है कि FATF में अगर हम बगैर सोचे हुए उनकी सारी बातें मान लेते हैं एक मिनट के लिए, हाँ, तो उसमें हमारा तो बड़ा डिसएडवांटेज है, हमारी तरफ से तो कुछ हो भी देखें, नहीं पाएगा। हमें दहशतगर्दी पाकिस्तान के साथ जो जोड़ी जाती है, हमें उसको ख़त्म करने के लिए काम करने पड़ेंगे। अफ़गान जंग जो थी वो 70s में थी, उस वक्त 80s में हमने जो किया और हमने अफ़गान जंग के अंदर जो है वो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जंग लड़ने का सोवियत यूनियन से, और मुजाहिदीन को यूज़ किया। उन मुजाहिदीन के सिलसिले को आज भी हम यूज़ करते आ रहे हैं। आज उनको भी यूज करते हैं, वो नहीं अब तो काफी कमी हो गई। मुशर्रफ पे 3-3 हमले हुए, उन्हीं मुजाहिदीन ने किए, क्योंकि मुशर्रफ ने पॉलिसी को चेंज किया। तो इसके बाद से पॉलिसियाँ तो चेंज हुई है, लेकिन हमारे एलिमेंट्स अभी भी अंदर मौजूद हैं जो कि सपोर्ट करते हैं। मुशर्रफ के जो हमले हुए हैं उन सब में जितने भी एलिमेंट्स थे वो अंदर के थे। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं ज़िंदगी विद साजिद हसन। ज़िंदगी विद साजिद हसन, ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे फैसल ईदी से। आपने अब जब बीड़ा उठा लिया है ये सब चीज़ें करने का, जिसमें आपको लाशें भी उठानी पड़ती हैं फैसल भाई, नाजायज़ बच्चों को भी देखना पड़ता है, नहीं, बच्चे नाजायज़ नहीं होते। माँ बाप ख़राब काम करते हैं। अगर उन्होंने किया तो वो कसूरवार है, बच्चा नहीं है। बचा नहीं है बिल्कुल, नहीं, और बचा ये नहीं। आपके वालिद भी बिल्कुल यही। और मैं आपको बताऊं, हमें 90% लड़कियां मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? कुदरत का रेशो हो तो 50-50% मिलना चाहिए, अगर ये हो नाजायज़ हो। लड़कियों को छोड़ जाते हैं इस वजह से छोड़ जाते उनको। हैं, घर में पहले ही 8-8, 9-9 लड़कियां होती हैं, छोड़ जाते हैं। बाप गालियां देता है कि तूने क्यों बच्ची को जन्म दिया है, मुझे नहीं चाहिए। ये तो बहुत पुराने और प्रिमिटिव माइंड पैटर्न्स तो हैं है मर्दाना समाज जो में ये अब तालीम की वजह से देखें सब खत्म हो जाने चाहिए। यार, तालीम आई कहाँ हमारे यहाँ? तालीमी इदारे हमारे तबाह हैं। सारी चीज़ें तो मंडी बनी हुई हैं यहाँ पे। आपका तालीमी निज़ाम जो है वो पैसे कमाने की फैक्ट्री बना हुआ है। और सेहत भी कारोबार हो गई इस बार, कि जब कोविड आया तो सबका ख्याल ये था कि इसमें हम एक दूसरे का ख्याल करेंगे, और सारे के सारे जितने भी हॉस्पिटल्स को देखने वाले करने वाले हैं वो इंसानियत को पहले रखेंगे और मुनाफे को बाद में। लेकिन देखने में यह आया कि मुनाफा पहले हमेशा की तरह और हर चीज़ बाद में। ये जितने कमाने वाले हॉस्पिटल हैं उन्होंने तो बंद कर दिया था, फिर पैकेजेस लेकर आए। किसी ने 15 लाख का पैकेज, किसी ने 12 लाख का पैकेज, कोई 10 लाख का पैकेज, 15-20 दिन का पैकेज जो आइसोलेशन का होता था। ये तो मंडी बन गई थी, अभी भी मंडी बनी हुई है। अभी भी बेचारे बहुत सारे लोग इस वक्त सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में
परेशान हैं और उनको उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। हम जो है वो सब्ज़ी की प्राइस कंट्रोल नहीं कर पाते, दूध की प्राइस कंट्रोल की भी है ना हमने, तो क्यों नहीं हो सकती बाकी चीज़ों की प्राइस? पेट्रोल की प्राइस कंट्रोल है ना, कैसे कंट्रोल है वो आपको पता नहीं, बड़े बड़े मसाइल हैं उधर भी। वो है ठीक है, लेकिन जनरली तो कंट्रोल है ना, मसाइल हैं, मसाइल इसलिए सज़ा नहीं है इस मुल्क में। तो ये आपकी अगर मैं बात मानता हूँ फैसल, तो ये तो बड़ी बुरी बात है कि एक ताकतवर आदमी को झूठी रिपोर्ट्स पे बाहर भेज दिया जाए, और एक आम आदमी को कि जिसने बेचारे ने थोड़ा बहुत अगर किया है उसको ऐसी सज़ा मिले कि 25-25 साल वो पड़ा रहे। उसके निज़ाम बाद ऐसा, भी वो बेगुनाह हो। ये निज़ाम ये बदलेगा नहीं। छोटे चोरों को सज़ा नहीं होनी चाहिए, जेलें भर के आप क्या करोगे गरीबों की? सारी जेलों में वही लोग हैं जो ना वकील कर सकते हैं, सारे गरीब हैं, ना ना जो है ये आपका महंगा निज़ाम, अदालती निज़ाम है, इतना महंगा है, गरीब तो नहीं जा सकता उसमें, वो बेचारा जाएगा तो जेल जाएगा, बस ख़त्म। ये जो आपके सेंटर्स हैं कितने हैं इस वक्त, और उनके बारे में इल्ज़ाम ये है कि आप ज़्यादातर कराची में काम करते हैं और सिंध में काम करते हैं, कराची में ख़ास तौर पे, और बाकी शहरों बाकी मुल्कों पे कोई आपका ध्यान नहीं, नहीं, पूरे पाकिस्तान में हमारे सेंटर्स हैं, गिलगित में भी हैं, हमारे थर में, हर जगह मौजूद हैं, और आज से नहीं, पिछले 40 सालों से ईदी साहब ने ये नेटवर्क कायम किया है। और ईदी कितने साहब तो सेंटर्स हो कहते गए थे, माशाल्लाह पूरी दुनिया में, पाकिस्तान? 350 से ऊपर सेंटर्स हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में। माय गॉड, 350। मेरे पास पैसे नहीं होते, आपके पास सेंटर्स हैं माशाल्लाह। आपके अल्लाह का पास जहाज भी अल्लाह थे एक का ज़माने है, में, अभी भी जहाज़ हैं, और हेलीकॉप्टर्स भी थे आपके हमारा पास। अभी भी 2 दुनिया जहाज़ भर में हैं। आपने हेलीकॉप्टर दिए। ये ईदी साहब की वजह से हुआ सब कुछ, या उन डोनेशंस की वजह से हुआ कि जिन्होंने साथ दिया आपको? नहीं, लोगों ने, पाकिस्तानी अवाम ने हमारा हमेशा साथ दिया है, हम इनके मशकूर हैं, आज भी हमारे साथ हैं, और हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी एक मतलब खालिस पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है। हम वोकेशनल ट्रेनिंग का एक पूरा नेटवर्क मैं बनाना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान में, और उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। उसके लिए हमें एक यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, चार्टर की, जो कि हम इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट से भी कोशिश कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत से भी कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए हम वो चार्टर इसके लिए कि हमें फिर किसी और यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होना पड़ेगा, फिर हर सर्टिफिकेशन पे हमें उनको फ़ीसें देनी पड़ेंगी, तो वही जो कमाई वाला सिस्टम है उनसे निकलना चाहते हैं। हमारी अपनी सर्टिफिकेशन होगी, हमें किसी को पैसे नहीं देने हैं, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो लोगों की फलाह पे खर्च हो, मगर उनकी ये जो इनकी सिस्टम आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये तो कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ कि फ्री तालीम मिलने लग जाएगी आम आदमी के बच्चे को, तो वो तो बहुत ज़्यादा, फिर आप जो ये पैसे कमा रहे हैं उसके खिलाफ जाएंगे तो आपको तो कोई मानेगा ही नहीं, नहीं। नहीं, ये तो अमीरों को दे रहे हैं ना, हम अमीरों को से लेंगे ही नहीं, हम तो गरीबों की तरफ जाएंगे, जो कि इनके जो है वो कस्टमर ही नहीं है। लेकिन आप उसको तालीम तो उतनी ही अब अच्छी दे रहे हैं ना। उससे सोसाइटी बेहतर होगी। आपके गांव देहातों के अंदर हम वो कोर्सेज लेके जाएंगे, हम वहाँ के गरीब बच्चों को लेकर आएंगे यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, नहीं, अब इनको तो रखेंगे, बहुत तालीम में और हमें 6-6 साल की, 5-5 साल की ग्रेजुएशन नहीं देनी उनको, हमें इनको 6 महीने का कोर्स देना है, हमें इनको 1 साल का कोर्स देना है, और इस काबिल करना है कि वो अपने गाँव और देहात की हालत बदल दे। आप इमरान खान से क्यों मिलने गए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर से? कोरोना जो है वो उस वक्त अरूज पे था, और मैं चाह रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो बड़े स्टेप्स ले इसमें, और हम उनकी मदद करना चाह रहे थे कि ये बड़े स्टेप्स लें। हमारी तो खैर मदद छोटी सी थी, लेकिन गवर्नमेंट जब तक बड़े स्टेप्स नहीं लेगी, हमारी आवाम जो है वो सिक्योर नहीं रहेगी। और गवर्नमेंट ने किया, मिसालें, पाकिस्तान की एक मिसाल थी दुनिया के अंदर कि इतनी ज़्यादा हलाकतें जो है वो नहीं हुई पाकिस्तान में, हालांकि कोरोना आया, फैला। एक वजह तो सबसे बड़ी है कि पाकिस्तान की आबादी, 60% पाकिस्तान की आबादी अंडर 25 की एज में है। हमारे यहाँ सारे नौजवान हैं, और नौजवानों को ये कम नुकसान पहुँचाती है, ये बुज़ुर्गों को नुकसान पहुँचाती है बीमारी। कितनी मोर्टेलिटी रेट है, कितना डरना चाहिए? इसका 2% है मोर्टेलिटी रेट, और अब लोगों को इसका इलाज आ गया है। इसका वैक्सीन तो नहीं आई, लेकिन लोगों को इलाज, इससे निकलने के तरीके आ गए हैं। जिसके भी घर में अगर कोविड आता है ना, सिम्टम्स आ जाते हैं, आप टेस्ट के ऊपर ना आ जाएं, क्योंकि बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें आपका घर में कोविड होता है, पेशेंट कोविड होता है, टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है। अभी तो इसके ऊपर बहुत बड़ा पैसा कमाने का वक्त आने वाला है, जब ये वैक्सीन निकलेगी वहाँ झगड़ा शुरू हो गया बाहर कि वैक्सीन किसके पास आएगी, कौन उसमें होगा, उसमें बड़े खरबों रुपए बनेंगे। वो सरमायादारी निज़ाम ही यही है कि लोगों की कमज़ोरियों को फ़ायदा उठाओ। हम रिसर्च वर्क में भी कुछ नहीं करते, हम कुछ ही किसी तरफ नहीं है। अगर आपको मैं कहूँ 3 तब्दीलियाँ लाई जाए, एक तो आपने कहा ब्यूरोक्रेसी ही बदल दें, वो तो मैं समझ गया हूँ, मगर वो कैसे बदले, क्या बदले, ये नहीं समझ आया अभी तक। देखिए, अवामी शऊर जब तक नहीं होगा ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। अवाम खुद जब तक नहीं चाहेंगे, अवाम में शऊर लाना बहुत ज़रूरी है किसी भी तब्दीली के लिए। अवाम अभी इस वक्त अवाम जो है वो ऐसे लीडर चुन लेती है जो कि इंतहाई नफ़रत अंगेज़ होते हैं, तासुब पसंद होते हैं, दहशतगर्द होते हैं। तो दहशतगर्दों से आप क्या उम्मीद रखोगे?
ये बहुत आपकी इम्पोर्टेंट बात है और हम सारे के सारे इसके बारे में कंसर्न है ये फैसल साहब कि पाकिस्तान में जिस तरह की पोलराइजेशन हो रही है, जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ जिंगोइज्म है, एक लगता नहीं है कि ये सारे पाकिस्तानी हैं, लगता है कि ये दुश्मन ममालिक हैं एक दूसरे के। ये सियासी पार्टियां जिस तरह से अब रिएक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, जिस तरह की लफ्जी जंग चल रही है, जिस तरह से हमारे इदारों पर अटैक हो रहा है, नहीं, ये ये गलत है। इंतहाई खतरनाक है। ये नहीं होना चाहिए। इससे पाकिस्तान में इंतशार आ सकता है और इंतशार की हम कीमत अदा नहीं कर सकते। इसी दौरान मोदी साहब ने कमाल ये किया कि कश्मीर को अनेक्स कर लिया, अंडर द टेबल हर कारपेट के अंदर स्वीप कर दिया, और अब वहाँ कश्मीर में जो सूरत हाल है, इंडिया के लिए कश्मीर बहुत बड़ा मसला बनेगा। बनेगा। और अगर ये इस तरह की चीज़ें करेंगे ना, तो ये जमहूरियत को नुकसान पहुंचाएंगे। और इंडिया बहुत बड़ी एक ऐसी आबादी है जिसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सारे लसानी ग्रुप हैं, बहुत सारे मज़ाहिब हैं। उनको अगर मिला के चाह सकते हैं तो ये जमहूरी निज़ाम के तहत और अच्छा सिस्टम हो जिसके तहत और जमहूरी असूलों के तहत चलाया जा सकता है। इसके बगैर इंडिया नहीं चल सकता। पाकिस्तान में एक बड़ी उम्मीद की लहर है कि क्योंकि चाइना हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अब पैसे डाल रहा है, सी पैक एक रोड निकलेगी, उससे बड़ी खुशहाली आएगी। और क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका है, हमारा उनके साथ एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रहेगा और पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? चाइना की जो हमारे लिए काविशें हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं, मैं समझता हूँ। इससे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन हमें अपने आप को तरक्की देने की ज़रूरत है। हमें दूसरों की भीख पे जो है वो नहीं चलना चाहिए। हमें यहाँ पे अपने लिए ऐसे वसाइल पैदा करने चाहिए और ऐसे अवामिल पैदा करने चाहिए जिससे हम खुद तरक्की करें। हमारे अपने चाइना ने कौन सी भीखों पे की है? लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हमें। बिल्कुल लैंड रिफॉर्म की ज़रूरत है। बताइए किस तरह से लैंड रिफॉर्म्स के बगैर हम जागीरदारी निज़ाम ख़त्म नहीं कर सकते। आपका देहातों यार में जागीरदारों को बैठने दे। वो कहते हैं साजिद साहब अब ऐसी बात नहीं रह गई है, नहीं, ऐसी अभी बात हम नहीं। लोग इतने अमीर नहीं रह गए, यकीन करो। आपके अगर जागीरदारी निज़ाम ख़त्म होता है, किसानों को पैसा मिलता है, उसको ज़मीन दे दी जाती है, तो वो अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदेगा, जूते खरीदेगा, तो क्या होगा? आपकी इंडस्ट्री बढ़ेगी ना, आपकी सनत आएगी, आपके यहाँ रोज़गार पैदा होगा। सारा जागीरदार पैसा अयाशियों पे लगाता है, गाड़ियों में लगाता है। नहीं, बड़े शरीफ लोग होते अरे हैं। एक यार आप लोग कैसी बात अरे है? एक जागीरदार के खुदा का पास वास्ता, सैकड़ों मेरे सारे दोस्तों को भगाओगे। नहीं बटेरा, ऐसी बात नहीं है दासाई, यकीन करो ये गलत बोलता है। एक जागीरदार के पास सैकड़ों गांव का मालिक होता है, उसके लोग उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। अगर कुछ बोलते हैं तो उनको उठा के बाहर फेंक देता है। मेरी आवाज शक्ल पे एक अजीब सा आ गया है। अच्छा ये बात नहीं, ये तो आप बड़ी गंभीर बातें करते हैं माशाल्लाह। आप हंसते किस तरह से हैं कि अपने आप को महसूस कैसे करते? गाना वाना सुनते नहीं हैं? हंसते हैं ना, बिल्कुल गाने सुनता हूँ। कौन सा गाना? जो भी गाने पसंद है? जो भी गाने अच्छे हों, इंडियन, पाकिस्तानी, सब इंडियन, पाकिस्तानी, अंग्रेजी भी सुन लेते हैं? अंग्रेजी नहीं। दुनिया में किस शख्सियत को पसंद करते हैं आप? भाई मुझे नेल्सन मंडेला बहुत पसंद है। थे? हाँ, कोई है, खास अभी भी वजह पसंद उनकी? है। उन्होंने जो जद्दोजहद कमाल की, किया उन्होंने। 28 साल जेल में रहे, उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जिंदा शख्सियत में? जिंदा शख्सियात में कोई ख़ास नहीं है, लेकिन मार्टिन लूथर किंग मुझे बहुत पसंद है। नवाज शरीफ के बारे में आपका क्या ख्याल? नो कमेंट्स। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद के बारे में? देखें, पाकिस्तान की एक अच्छी लीडर थी, इस्लाह पसंद थी, और उन्होंने पाकिस्तान में इस्लाहात की बहुत कोशिश की। सिविल बालादस्ती के लिए उन्होंने अपनी जानें दी। आसिफ अली ज़रदारी प्रेसिडेंट साहब के बारे में? वो कुछ अरसे के लिए तो प्रेसिडेंट रहे और 18वीं तरमीम उन्होंने बहुत अच्छी की, जो कि शायद आप नापसंद करें, लेकिन जो है लोगों को वो डिलीवर नहीं कर सकी 18वीं तरमीम जो कि करना चाहिए थी। बिलावल के फ्यूचर के बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, बिलावल जो है वो अच्छी सोच रखता है, जो है वो सिविलियन बालादस्ती की बात करता है, और अल्लाह करे कि ये इसमें कामयाब हो और पाकिस्तान में एक लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो सही तरीक़ों से जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकें। मैडम मरियम सफदर, नवाज शरीफ के बारे में क्या ख्याल? उनको अभी तो पॉलिटिकल मौका ही कब मिला है? इतने बड़े बड़े मौके खुद ले रही हैं वो, मिला ही बड़े बड़े कहाँ? जलसे। मिला ही कहाँ है? थैंक यू वेरी मच फैसल। एक सेशन बिल्कुल कम होता है। कितने लाखों बच्चे, कितने लाखों लोग जिन्होंने फ़ायदा उठाया इस सिस्टम का जिसको ईदी साहब ने शुरू किया, और फैसल ईदी अब उसको लेके इस मशल को आगे चल रहे हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है इस मुल्क के लिए कि ये जो जैसे फैसल साहब ने बताया कि हम भीख के थ्रू जो चीज़ें कमा रहे हैं वो हमारी इज़्ज़त नफ्स के लिए अच्छा नहीं है। हमें अपनी मदद आप करनी ही पड़ेगी। पाकिस्तानी कौम के लिए जो अच्छा है करना ही पड़ेगा।
अपने ऊपर रिलाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया भर में ईदी साहब ने जो अपनी इंसानियत से झंडा गाड़ा है पाकिस्तान का, उसी को अब फैसल लेके चलें और हम सब साथ लेके चलें इन्हें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए ज़िंदगी विद साजिद हसन। फिर मुलाकात होगी, अगली दफ़ा के लिए इजाज़त।